सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं सुभाष चंद्र बोस जी का एक्रेलिक पेंटिंग ड्रॉ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे फ्री हैंड आउटलाइन बना के रखा है पहले से। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिका एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रहा हूँ और 2 फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ लार्ज एरिया को कवर करने के लिए, और एक राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग के लिए। सो आप रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। तो इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा और वाइट कलर का यूज़ करूँगा, और इन्हीं दोनों कलर का यूज़ करके मैं सारे पोर्ट्रेट को ड्रॉ करूँगा। सो जब आप किसी भी एक्रेलिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको डार्क पार्ट, मिड टोन और हाईलाइटेड एरिया को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो इस रेफरेंस पिक से स्टार्ट करते हैं। तो आप ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, इस रेफरेंस पिक का एक पार्ट एकदम डार्क है और फिर उसके बाद है मिड टोन वाला पार्ट जिसमें कि लाइट पड़ रहा है, फिर उसके बाद है हाईलाइटेड पार्ट। तो जब आप किसी भी एक्रेलिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आपको डार्क पार्ट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको मिड टोन, फिर लास्ट में हाईलाइटेड पार्ट में काम करना है। सो आपको इस ऑर्डर में मूव करना है कभी भी आप एक्रेलिक पोर्ट्रेट को जब भी ड्रॉ करो। सो जब भी आप किसी भी पेंटिंग को ड्रॉ करते हो तो आपको 3 एरिया में काम करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कलरिंग करना होता है। सो पहला तो होता है डार्क पार्ट जिसको हम शेडो भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मिड टोन जिसमें लाइट थोड़ा कम अमाउंट में विजिबल होता है। फिर उसके बाद आता है हाईलाइटेड पार्ट जिसमें लाइट सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। सो इन्हीं 3 पार्ट को ध्यान में रख के आपको कलरिंग करना चाहिए। सो आप इसी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पेंटिंग का मैंने डार्क पार्ट में कलरिंग का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो हमने जो भी मेजर डार्क पोर्शन था जहाँ पे शेडो अपीयर हो रहा था उस पार्ट में अच्छे से कलरिंग कर लिया है, और उस पार्ट में कलरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ का फ्लैट ब्रश का यूज़ किया था। और अभी मैं आइज़ में डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ के राउंड ब्रश को चूज़ किया है और इसको चूज़ करके मैं जो भी माइन्यूट डिटेलिंग्स है उसको कवर कर लूँगा और फिर इसके बाद मैं मिड टोन पे काम करूँगा। सो जब भी आप किसी भी पेंटिंग में काम कर रहे हो तो आपको ब्रश हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। ब्रश का जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग उस साइज़ का ब्रश को यूज़ कर सकते हो। सो जब आप बिगनर हो और जब स्टार्ट करोगे तब आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब ये जो ब्रश का नॉलेज है ये आपका इम्प्रूव होते जाएगा। तब आपको धीरे धीरे आइडिया लगते जाएगा कि किस साइज़ का ब्रश को कहाँ यूज़ करना है। सो ये आपका प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होगा। सो अगर आपने वाटर कलर मीडियम में कोई भी पेंटिंग ड्रॉ किया होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि जब भी हम किसी भी पेंटिंग को ड्रॉ करते हैं तो हमें जनरली लाइट टू डार्क टोन मूव करना होता है। बट जब हम एक्रेलिक मीडियम में काम करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये एक्रेलिक कलर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एकदम जल्दी से ड्राई हो जाता है और ड्राई होने में उसको एकदम टाइम नहीं लगता है। सो इसी चीज़ के लिए हम डार्क टू लाइट टोन मूव करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग में, क्योंकि जब हम डार्क टू लाइट टोन मूव करते हैं तो हम कलर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बट अगर हम लेयर बाय लेयर वाटर कलर की तरह एक्रेलिक में कलरिंग करेंगे तो हमारे पास कलर को ब्लेंड करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं रहेगा और कलर एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। तो इसी रीज़न के वजह से हम एक्रेलिक पेंटिंग में डार्क टू लाइट टोन मूव करते हैं। सो जब आप एक्रेलिक मीडियम में काम करते हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको हमेशा पैलेट में कम अमाउंट में एक्रेलिक पेंटिंग निकालना है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ तब आप ज़्यादा अमाउंट में निकाल सकते हो, बट जब आप बिगनर हो तो आपको हमेशा कम अमाउंट में निकालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में निकालोगे तो वो ड्राई होने के बाद वेस्ट हो जाता है। क्योंकि एक्रेलिक जो है वो प्लास्टिक से बना होता है और वो रूम टेम्परेचर में जल्दी से ड्राई होता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा अमाउंट में निकालोगे और जितना आपको पेंटिंग में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं निकालोगे और ज़्यादा अमाउंट में निकाल लोगे तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा रहेगा पेंट वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपको माइंड में पहले से डिसाइड करना होगा कि आपको किस कलर को मिक्स करना है, और फिर उसके बाद आपको पैलेट में उन कलर को अप्लाई करके मिक्स करना है। अगर आप पहले से सारे कलर को पैलेट पे अप्लाई कर लोगे और मिक्स करके टेस्ट करोगे
तो जो कलर है वो अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और थर्ड चीज़ जिसका ध्यान रखना है आपको वो है, जब आप एक्रेलिक मीडियम में काम करते हो तो आपको हमेशा एक वाटर का बाउल लेके रखना है। और जब भी आप एक कलर से दूसरा कलर में मूव होते हो तो आपको हमेशा ब्रश को अच्छे से वॉश करना है। सो इसी के साथ अब हम अपने पोर्ट्रेट में वापस से आते हैं। सो जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अब मैं पोर्ट्रेट के मिड टोन में काम कर रहा हूँ। सो मिड टोन में काम करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में वाइट कलर मिक्स किया है, जिससे कि मैं ग्रे कलर को फॉर्म कर सकूँ। सो अब मैं यहाँ पे लार्ज साइज़ का ब्रश को यूज़ करके जो भी मिड टोन है उन सब में कलरिंग कर लूँगा। सो हमने मिड टोन में अच्छे से कलरिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम डिटेलिंग एंड हाइलाइटिंग वाले पार्ट में मूव करेंगे। तो इसमें काम करने के लिए मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का राउंड ब्रश को यूज़ करूँगा और इसका यूज़ करके जो भी माइन्यूट डिटेलिंग है उन सब में कलरिंग करूँगा। तो जब आप फाइनल डिटेलिंग एंड हाइलाइटिंग वाले पार्ट में काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको उन पार्ट में ध्यान देना है जो पार्ट मिड टोन के वजह से डिसअपियर हो गया है। तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर का यूज़ करके अच्छे से उसमें फिर से काम कर सकते हो। और आपको उन पार्ट में ध्यान देना है जहाँ पे हाइलाइटिंग है, तो वहाँ पे आप वाइट कलर का यूज़ करके उन पार्ट में अच्छे से कलरिंग कर सकते हो। सो अब हम पेंटिंग के बैकग्राउंड में कलरिंग करेंगे। सो मैं यहाँ पे पेंटिंग के बैकग्राउंड में इंडियन फ्लैग ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इसमें कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सैफरन कलर और ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सो जब भी आप किसी भी एक्रेलिक पेंटिंग को ड्रॉ करते हो तो आपको हमेशा बैकग्राउंड में कलरिंग करना चाहिए। बैकग्राउंड में कलरिंग करने से आर्टवर्क का जो ओवरऑल आउटकम है वो और एनहांस हो जाता है और ये आपके पेंटिंग को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है और आपका पेंटिंग और उभर कर आता है। तो इसी के साथ मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक्रेलिक पेंटिंग कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको पसंद आया हो। सो अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।